नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैजिक बुक एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट विकास को समझेंगे कि विकास की परिभाषा क्या हो सकती है। लास्ट का ये पहला चैप्टर है। विकास के कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह विचार को समझाना है कि उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों के विकास के बारे में अलग-अलग धारणाएं होती हैं। सब लोग विकास को अधिक मापदंड पे नापते हैं। ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचांकों को जान सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया जिन पर सहज बुद्धि की प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। इस विश्लेषण को अपने प्रकृति से ज़्यादा जटिल बहुत ही भेद रखा। दूसरा प्रश्न ये है कि देशों और राज्यों की तुलना कुछ चयनित विकास सूचांकों के आधार पर कैसे की जा सकती है। इस अध्ययन के बारे में विद्यार्थी उसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय इस मापने की एक विधि होती है। मतलब आय के द्वारा ही हम माप सकते हैं कि ये विकासशील व्यक्ति है कि नहीं। यद्यपि आय के द्वारा विकास को मापने की विधि उपयोगी है, इसके कुछ दोष भी हैं। इसलिए हमें जीवन को गुणवत्ता और पर्यावरण के धारणीय जैसे सूचांकों के निर्धारण पर कसना चाहिए, कसौटियों पर कसना चाहिए। आपके लिए अपेक्षा करना आवश्यक है कि विद्यार्थी उपयुक्त विषयों पर कक्षा में सक्रिय प्रतिक्रिया दिखाएं। इस विषय पर विद्यार्थियों की राय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसने पूरा सारांश तरीके को समझाया। अब आर्थिक विकास की समझ जो आपका चैप्टर है, इसको समझते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 विकास, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। आर्थिक विकास की समझ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब आर्थिक विकास की समझ क्या होती है, पहले जरा हम उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, जरा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। विकास, अध्याय 1। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसा जीना चाहते हैं। इस तरह इस तरह हम विचार रखते हैं। कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, क्या अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों को विचार करने में एक लक्ष्य प्राप्त करने का उपाय है। ये काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इस मुद्दों को अधिक गहराइयों से पढ़ेंगे, सीखेंगे, मतलब 11th-12th में और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हम जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। अगर आप अतीत को नहीं जान सकते तो आप परिवर्तन की राह पे नहीं चल सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब विभिन्न क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम ये कल्पना करने का प्रयास करने की तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों को विकास का क्या अर्थ है, उनके क्या आकांक्षाएं हैं, आप देखेंगे स्तब्ध अधूरे भरे होंगे। इस तालिका को पूरा करने के लिए कोशिश करें। मतलब देखिए, एक व्यक्ति है जिसके भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, इसके विकास के मतलब इसकी विकास की परिभाषा क्या हो सकती है। काम करने में अधिक दिन तक बेहद मजदूरी, स्थानीय स्कूल बच्चों के उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गाँव में सभी सभी नेता। इसकी आकांक्षाएं ये है, ये चाहता है। अब पंजाब में एक समृद्ध किसान क्या सोच सकता है, किसानों की उनकी उपज में ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा पारिवारिक व सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। ऐसा पंजाब के जो समृद्ध किसान है। और इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है। भूस्वामी जो एक ग्रामीण महिला है, उसकी क्या आकांक्षा हो सकती है। शहरी बेरोजगार युवक जैसे कि हम लोग हैं, एक शहरी बेरोजगार युवक, उसकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है, इसमें समझना है। तालिका एक को भरें, इसके बाद से निरीक्षण करें। इसमें हर एक के अलग-अलग चीज़ें पाना चाहता है, मतलब इसकी विकास की परिभाषा अलग-अलग है। वह ऐसी चीज़ें चाहता है जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ों जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़के अपने भाई के समकक्ष समकक्ष आज़ादी और अवसर मिले और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, यही आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बाधा चाहते हैं, लेकिन इसमें ज़मीन जलमग्न हो सकती है और
उन लोगों को जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएँ और जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बाँध या तालाब पसंद करें। इस तरह अब हम समझते हैं आय और अन्य लक्ष्य क्या-क्या होते हैं। आपने तालिका एक जो पूरी तरीके से समझा, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ज़्यादा आय चाहता है, मतलब उसकी जो बेसिक नीड होती है, विकास की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि उसकी आय ज़्यादा हो। किसी भी तरह उसकी आय ज़्यादा हो, अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी वो रखते हैं। वे भेदभाव में अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। इस तरह 2 बातें साफ हैं, एक अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और दूसरे एक परिवार के लिए जो विकास है वह दूसरे परिवार के लिए हो सकता है कि वो विकास ना हो। यहाँ तक कि वे दूसरे उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब उपयोग हो सकते हैं। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएँ एक कारक हैं जिस जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है और प्रायः उपेक्षा भी की जा सकती है, मतलब उसकी इच्छा भी की जा सकती है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि इसको मापा नहीं जा सकता है कि किसकी क्या इच्छा है। एक उदाहरण के लिए देखिए, अगर आप कहीं दूर-दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत कारकों पर विचार करते हैं, जैसे आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, काम करने के लिए वातावरण कैसा होगा, क्या आपको सीखने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी नौकरी, यद्यपि आप वेतन कम मिलता है तो लेकिन यह नियमित रोज़गार हो सकता है और जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना भी कम हो जाती है। इसी तरीके के विकास के लिए लोगों में मिले-जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज का उनका आदर बढ़ता है। यद्यपि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाले महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां और व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए ही नहीं होती, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी उनकी इन धारणाओं में शामिल होती हैं। मतलब इस पूरे पैराग्राफ को हमने जो पढ़ा, इसमें एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि विकास की जो परिभाषा एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वह आय पर ही निर्भर करे, बल्कि अलग-अलग वस्तुओं पर भी निर्भर कर सकती है। वहाँ पे रहने और उठने-बैठने की पर्याप्त जो वातावरण है, उस पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। अब समझते हैं राष्ट्रीय विकास, ये हमने एक इंडिविजुअल के बारे में समझा, अब राष्ट्रीय के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा भिन्न हो सकती है। आप इस बारे में चर्चा कीजिए और भारत के विकास में क्या करना चाहिए, संभव है, डिस्कशन का केंद्र है। डिस्कस करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों में उपरोक्त प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर दिए होंगे। इसमें आपने स्वयं उन प्रश्नों में बहुत उत्तर सोचे हैं। उनमें से किसी ने एक विषय पर आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह बहुत समझाना बहुत आवश्यक है कि देश में विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएँ भिन्न-भिन्न, परस्पर विरोधी और मतलब एक साथ हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगा? हमें यह भी सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका और भी उपलब्ध है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को होगा कि नहीं होगा? राष्ट्रीय विकास के अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर कसना होता है, अगर राष्ट्रीय विकास की हम बात करें। अ, हमने यहाँ तक समझा, ये पार्ट वीडियो क्लास 10th के अर्थशास्त्र का पहला पार्ट है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। कीप सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं पार्ट 2 में इसके आगे से।